एक बुजुर्ग अपनी बेटे की बहू से बेइंतहा प्यार करता था। इतना प्यार कि उसे अपनी बेटियों को अपने बेटों पे सभी की बातों से कहीं ज़्यादा अपनी बहू की बातें अच्छी लगती थी। इसीलिए वह सबकी बातों को दरकिनार करता था और अपने बेटे की बहू यानी कि बेटे की पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। बात कर रही हूँ 16 अक्टूबर 2022 की। रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। बुजुर्ग ससुर की अचानक से आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद सीधा वह आंगन की तरफ जाता है। जब आंगन की तरफ जाता है तो उसकी और देखता है कि बहू के कमरे की लाइट जली हुई थी। उस लाइट की तरफ जाता है और दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से कुछ उसको दिखाई नहीं देता है। तभी वह खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की के पास एक दराज था, छोटा सा सुराग था। उस सुराग से दराज से जैसे झांकने की कोशिश कर रहा था तो सामने उसकी बेटे की बहू यानी कि बेटे की जो पत्नी है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहनी हुई थी, ना कोई साड़ी थी। अपनी ही बहू को वह चुपके से देख रहा था। तभी बहू को एहसास होता है कि शायद उसको कोई बाहर से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। तुरंत कमरे की लाइट बंद करती है और बंद करने के बाद जैसे ही खिड़की खोल कर देखती है तो उसके सामने उसका ससुर खड़ा हुआ है। इस सच के किसी ने कल्पना नहीं की थी और जब यह सच बाहर आता है सबके पाँव के तले से जमीन ही खिसक जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं बता रही हूँ वह राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों का अपनों ही रिश्तों पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता है। इस घटना ने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया है बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करने को भी तार-तार किया है। जो मैं आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान के एक शहर के भरतपुर और इसी शहर का एक थाना लगता है चिक चिकसाना। दरअसल चिकसाना थाना क्षेत्र का एक गांव है। मैं उस गांव की बात कर रही हूँ, उन्नति उन्नति की मैं बात कर रही हूँ। 2022 की 6 बजे के करीब उस घर में एक बहू होती है। बहू बहुत ही खूबसूरत होती है। उसने एक मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बातें करने का मन करता है और तुमसे प्यार करने का बड़ा मन कर रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। इतना मैसेज पहुंचता है कि भोला मैसेज पढ़कर हंसने लगता है। सामने उसका दोस्त बैठा हुआ है, दीप। दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। दोस्त बोलता है क्या बात है, घर से तब भोला बोलता है घर से मैसेज आया है और मैसेज में कुछ यह लिखा है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो दीप कहता है कि क्या बात है, अगर बुलाया है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। तब भोला कहता है कि दिमाग तो खराब नहीं है, दिल्ली से भरतपुर की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है। वहां तक पहुंचने में वैसे ही रात हो जाएगी, शाम के 6:30 के आसपास तो बजे ही हैं। तभी दीप उसे हिम्मत बनाता है और कहता है मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी नहीं रुकता, चला जाता। बस उसे मैसेज का जवाब देना था। जवाब जो ही पहुंच गया कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूँ। बस इतना कहना था कि इधर रीमा पूरी तैयारी में जुट जाती है। घर की बहू होती है, वह तैयारी में जुट जाती है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। 11 बजे जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे तभी दरवाजा खुलता है। एक आहट होती है। उस आहट के साथ दरवाजा खोलकर रीमा बाहर जाती है और उसे भूपेंद्र उर्फ भोला को घर के अंदर लेकर आ जाती है। घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घर में तो 2 चारपाई होती है। उस चारपाई पर एक पे तो बच्चे सोए थे, एक 6 साल का बेटा और दूसरा 4 साल की बेटी कृतिका और कृतिका दोनों सो रहे थे और एक चारपाई पर उसका पति पवन कुमार अचानक सो रहा था। अचानक से तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि यह शायद उसने अपने पति को बुलाया था, बल्कि यह पति नहीं था, उसका प्रेमी था। प्रेमी घर के अंदर आता है। एक चारपाई पर बच्चे सो रहे थे, दूसरे चारपाई पर पति सो रहा था। बीच में कुछ कपड़े बिछाकर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वक्त का पहिया भी ठीक वैसे ही बढ़ने लगता है और घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है। बाइक पर दीप खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कि कब उसका दोस्त अब अंदर से बाहर आएगा, लेकिन जैसे ही रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा, तुरंत ही उसके पति पवन कुमार की आंखें खुल जाती है और उसने ये देखा कि उसके पड़ोसी का एक लड़का है
भोला उसकी पत्नी रीमा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। वह दोनों एक दूसरे के साथ गलत तरीके से थे, संबंध बना रहे थे। तभी वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पत्नी उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, उसके पैर पकड़ के माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी वह गुस्से में उठता है, कहता है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जैसे ही वह यहाँ से निकलकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, शोर मचाने की कोशिश कर रहा था, उधर पैर पकड़कर वह अपने पति की रिक्वेस्ट कर रही थी, खुशामद कर रही थी। उधर जो भोला था उसके पति पवन कुमार को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके मुंह को बंद करने लगता है, क्योंकि पवन कुमार तेज तेज चिल्ला रहा था। तभी वह बातचीत नहीं कर पाता है, उसकी आवाज थोड़ी तेज निकलने लगती है, तो वह अपने हाथ से उसका गला दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और कब उसका गला दबने लगता है उसको जो है भोला को पता ही नहीं चलता है। इधर उसकी पत्नी पैरों में पड़ी हुई थी, जैसे उसको पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही थी, उसका सर जमीन में लग जाता है। भोला के हाथ से वह छूट जाता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है और दोनों मिलकर उसकी नस टटोलने की कोशिश कर रहे थे। तब तब तक वह मर चुका था। जो लोग सोए हुए थे उनमें से किसी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था, इस घटना को की पता नहीं थी। घर के अंदर ये घटना हो चुका है। बाहर दीप खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। तभी धीरे से आवाज बाहर तक जाती है कि जल्दी से अंदर आओ। और अंदर आने के बाद उस व्यक्ति को, पवन कुमार को, एक बड़े से कपड़े में लपेटा जाता है। उसकी लाश को उसकी पत्नी से कहा जाता है कि तुम यहाँ की व्यवस्था संभालना, हम इसको लेकर जाते हैं। बाइक पर उसे बैठाकर उसे पैक करके सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। जो 500 मीटर की दूरी पर ही एक नहर होती है और कपड़े से बांधकर जो बोरी में लाश रखे थे उसमें लगभग 15 से 20 किलो का एक बड़ा सा पत्थर को उस बोरी पर बांध दिया जाता है और बांधने के बाद नहर में छोड़ देते हैं। और वह जैसे ही नहर में डालते हैं, लाश सीधा डूब जाती है। अब लाश डूबने के बाद, इससे पहले कि इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ जब उनकी शादी होती है। जब उनकी शादी होती है तो यह लड़का 30 साल का था, जिसका नाम पवन कुमार होता है, जो कि भरतपुर के गांव का रहने वाला है। और कानपुर की रहने वाली रीमा, यह तब उस टाइम पे 16 वर्ष की थी। 3 जून 2015 को पूरी रीति रिवाज के साथ दोनों परिवार के सहमति के हिसाब से शादी हो जाती है, लेकिन 14 साल का अंतर था इन दोनों पति और पत्नी के एज में। यह अपनी पत्नी को जब लेकर आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम कार्तिक रखते हैं। कुछ दिन के बाद एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम कृतिका रखते हैं। दोनों परिवार की दो सगी बहनें भी होते हैं और घर में एक माता पिता भी इसके रहते हैं। एक दिन पवन कुमार अपने पिता से कहता है, पापा, अगर तुमको एतराज ना हो तो मैं अपनी पत्नी को दिल्ली में लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहीं मैं इसको रखना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती है, खाने की और हर काम करने की दिक्कतें होती है। यह साथ रहेगी तो अच्छा खाना मिलेगा और बच्चों को भी मैं अच्छी शिक्षा देने की लिए दिल्ली में कोशिश करूंगा। पिताजी उसकी हाँ में हाँ कर देते हैं। बेटा, तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई एतराज नहीं है। उसके पिता हरि प्रसाद शर्मा इस बात की परमिशन उसको दे देते हैं और यह पवन कुमार अपनी पत्नी रीमा को लेकर सीधा दिल्ली चला जाता है। 14 साल जो छोटी अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी ये लोग जी रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में घर आने जाने की शुरुआत होती है भागेंद्र उर्फ भोला की। वह इसी गांव का रहने वाला है, जो जहाँ पे पवन का गांव होता है उसी गांव का ये भी रहने वाला होता है। पवन कुमार और भागेंद्र उर्फ भोला जब यह कभी कभी आपस में बैठते थे, एक दूसरे के साथ शराब पीते तभी इस रीमा को यह लड़का जो भोला था अच्छा लगने लगा था। इसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। तीनों बैठकर एक साथ खूब सारे बातें करते थे। पवन अपने काम करने के लिए बाहर चला जाता था तो वह मौका देखते ही अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी। साथ ही भोला को अपने घर पर बुला लिया करती थी। दोनों से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है यह पता नहीं चलता है। दोनों शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। 2020 और 2021 जिसने कितने ही लोगों की जिंदगियों में तूफान लाकर खड़ा कर दिए थे। यह
यह कोरोना काल का समय होता है और यह कितने लोगों के ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। उसमें से एक पवन भी था। पवन अपने घर पर फ़ोन करता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा, यहाँ पर मैं अब नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मेरा काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। तभी हरिप्रसाद बोलते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें काम नहीं है तो तुम घर पर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले आओ। मैं और यहाँ पे आओ और तुम्हें जो भी काम करना चाहोगे वह तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। इतना दिक्कत तुमको नहीं होगा और ना ही परेशानी होगी। तभी वह अपनी पत्नी को लेकर गाँव में आता है और यहाँ यहीं पर वह कुछ न कुछ काम करने लगता है। इसी बीच में रीमा को कभी-कभी लगता था कि शायद उसको भोला की सख्त ज़रूरत है क्योंकि पति और पत्नी की उम्र में जो 14 साल का अंतर था वह इतनी ज़्यादा थी कि शारीरिक संबंधों में साफ झलकता था। वह कहीं न कहीं उसका पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था और वह अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता था। इसीलिए उसकी पत्नी का मन पति में कम और भोला में ज़्यादा लगता था। इसीलिए उसको जब भी मौका मिलता था और जब भोला अपने गांव घूमने आया करता था तब यह दोनों प्लानिंग करके कुछ इस तरह से इनकी प्लानिंग होती थी। जब तुम आओगे घर पर तुम्हें परिवार वालों को दूध में या खाने में कोई ऐसी चीज कोई ऐसी दवा मैं नशीली दे दूंगी जिससे कि खाने के बाद पूरा परिवार आराम से सो जाएगा। घर के अंदर दो बहनें होती हैं यानी कि उसकी ननद होती हैं, पति और ससुर होता है और सास होती है। सब के सब खाने में कुछ ऐसी चीज मैं मिला दिया करूंगी जिससे कि सब लोग सो जाएंगे और तुम मेरे घर पे आ जाना। ये दोनों जब भी मौका मिलता था तो ऐसे काम करके और आते थे और रात में तकरीबन घंटे 2 घंटे 3 घंटे एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। और यह रुकता नहीं था, चला जाया करता था। ऐसे ही लंबे समय से यह प्रयोग चल रहा था। रीमा अपनी जिंदगी में काफी खुश थी और इधर भोला भी अपनी जिंदगी में काफी खुश था और कभी भी उसे पवन कुमार को कभी भी शक नहीं होता था कि उसकी पत्नी के उसी के गांव के लड़के के साथ अवैध संबंध है, जबकि वह लड़का गांव में काम कम और दिल्ली में ज्यादा रहता था। यह जब भी उसका मन करता था उसको फोन करके मैसेज करके बुला लिया करती थी और वह जहां पर आ जाया करता था। ठीक 29 मई 2022 को ऐसा ही काम यह करती है और भोला को मैसेज करके बुलाती है, लेकिन यह कभी यह नहीं जानती थी कि यह दिन उसके पति की आखिरी दिन होगी और उसके पति की हत्या करके वह नहर में डाल देगी। जब अगला दिन आता है और यह 29 को ही गया, इसका पति गायब हो जाता है और जब घर वाले ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलता है तो इसका पति जो हरिप्रसाद जो इसका ससुर होता है वह थाने में तहरीर देता है कि साहब मेरे बेटे का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। उसकी पत्नी से जब पूछा जाता है तो वह कहती है कि वह ठीक ठाक तो मैं उनको खाना वाना खिला के रात में वो लोग सोए थे, मेरे पास ही सोए हुए थे। जब मेरी आंख खुली सुबह के 4 बजे तो वह घर में नहीं थे। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आया। अब जो उसका ससुर था वह अपने बेटे की पत्नी पर अपने बेटे से ज्यादा भरोसा करता था। कई ऐसे काम थे जो कि उसके पिता को पसंद नहीं थी और बहू के काम कुछ ऐसे थे जो कि अपनी बेटी से ज्यादा उसे बहू पर भरोसा था। इधर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस हर तरीके से जांच करने में जुट जाती है कि पवन का कुछ अता पता चल जाए, लेकिन पवन का कहीं भी सुराग नहीं लग रहा था। इसको लेकर पूरे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार के लोग, ऐसा कौन व्यक्ति था, पुलिस वाले सब लोग परेशान थे। जब किसी को कोई सुराग नहीं मिलता तो समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता था इसकी बहू पर और पुलिस हरिप्रसाद से कहती कि मुझे आपकी बहू से बात करनी है, तो वह कहते कि मैं सब पर यकीन नहीं कर सकता हूँ लेकिन अपनी बहू पर अपने से भी ज्यादा यकीन करता हूँ क्योंकि वह मेरी बेटी से बढ़कर है। मैं एक बार अपनी बेटी पर शक कर सकता हूँ लेकिन बहू पर नहीं कर सकता और मुझे पूरा भरोसा है कि वह अपने पवन यानी कि अपने पति को कभी ऐसा नुकसान नहीं करेगी। शादी के इतने साल हो गए हैं लेकिन मैं इन लोगों को कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा है, लड़ते नहीं देखा है। ससुर अपनी बहू पर इतना भरोसा करता था कि पुलिस वाले जब भी पूछताछ करने की कोशिश करते थे तो ससुर अपनी बहू का ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाया करता था और ऐसा ही वक्त गुजरता चला जाता है। जब भी रीमा को मौका मिलता था तब वह अपने प्रेमी को ऐसे ही बुलाया करती थी और अपना काम करती थी। कुछ दिनों के लिए वह ब्रेक लगा दिया था लेकिन 2-4 महीने के बाद जब बीत गया तो वह मुझसे कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था,
मुझे तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है और मुझे तुम्हें देखने की बहुत तलब हो रही है। जैसे ही मैसेज भोला के पास पहुंचता है वैसे ही भोला 16 अक्टूबर 2022 को आ जाता है। जैसे ही रात के 1 बजते हैं हरिप्रसाद शर्मा को उस रात को नींद नहीं आ रही थी। उसको अपने बेटे की याद आ रही थी और अपने बेटे को लेकर परेशान था। उसका बेटा कहाँ चला गया है? हालांकि उसको अपने बेटे की याद भी आ रही थी और उसका कहीं अता पता भी नहीं चल रहा था। तो उसको उसी उसी के गम में वह खोया हुआ था। उसके पिताजी, उसकी आंखें लगभग 1 बजे खुल जाती है। वह आंगन में टहलने के लिए निकल जाता है। देखता है कि मेरे बेटे की बहू के कमरे की लाइट जल रही है और वहां से कुछ अजीब तरीके से आवाज आ रही है और कहीं वह खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था और झांकने की कोशिश करके देखता है तो वहां पे भागेंद्र उर्फ भोला सब जब उस देखता है और उसके अपने बेटे की बहू के साथ उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उन्हें गुस्सा आता है और इस बात का वह ऐतराज करता है, विरोध करता है। विरोध करने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों का तो पहले से ही आपस में संबंध बनते आ रहे हैं। बहू अपने ससुर को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना कि सच जो होता है वह कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। ठीक वैसे ही क्राइम को कितने ही सटीक तरीके से किया जाए लेकिन वह कभी छुपता नहीं है। इसी बीच में जो भोला होता है वह जोश में आकर हरिप्रसाद शर्मा को धमकी देता है और कहता है जैसा अंजाम तेरे बेटे के साथ किया है वैसा ही अंजाम तेरे साथ भी किया जाएगा अगर तूने कुछ बोलने की कोशिश किया तो। इसके बाद पुलिस का ये लोग सहारा ले लेते हैं और अपनी बहू को हरिप्रसाद उसके मायके कानपुर भेज देते हैं और उसके कमरे की जब तलाशी ली जाती है तो यह पता चलता है कि कई कपड़े ऐसे मिले जहां पर उनके बेटे के खून के धब्बे मिले होते हैं और उन्हें शक होता है और यह लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और भोला और रीमा के खिलाफ कुछ बातें बताते हैं। पुलिस जब इसे सख्ती से पूछताछ करती है तो यह लोग पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देते हैं और जब यह बात अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया के सामने आती है तो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि जिस बहू को बेटी से भी ज्यादा बढ़ के सम्मान इज्जत मिला था वही बहू ने धोखा दिया, अपने ही ससुर को धोखा दिया, अपने ही उन दोनों बच्चों को धोखा दिया। उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी? आप माँ का प्यार तो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, अब बाप का प्यार तो खत्म हो चुका था, अब माँ का भी प्यार इन बच्चों के सर से अब हट चुका है। माँ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और एक और जिंदगी जो काफी दिनों से उसके साथ थी लेकिन उसकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। अब शायद 2 लोगों की जिंदगी सलाखों के पीछे हो जाएगी। 2 बच्चों की जिंदगी भविष्य कैसा होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिन माँ बाप के बच्चे कैसे पलते हैं यह तो बात आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। यह घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा आप सब लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है बल्कि सब लोगों को सचेत करना और आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। जाते जाते आप लोग यह कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो और अपना नाम पता बताइएगा तो मैं अपने वीडियो में आप लोगों का नाम जरूर लूंगी। और फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए और समझदारी से काम करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।